हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा। ये लेक्चर सीरीज की वजह से आपको फायदा क्या होने वाला है, आपको बोर्ड से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको करवा के दूंगा। ये सबसे पहली चीज होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे मैंने पूरा का पूरा कंटेंट बोर्ड के ऊपर नोट डाउन करके रखा है क्रिस्प मैनर में। तो एनसीईआरटी जो है, जो आप पढ़ते हो या आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, जो भी बोर्ड के आप हो, है ना, तो मैंने खुद अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़े हैं। मैं खुद बहुत सारे लेक्चर्स ले चुका हूं इससे पहले। ऑलमोस्ट 8 ईयर से ज्यादा मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। उतने बच्चों को मैंने पढ़ाया है क्लासरूम में, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उतना इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो अल्टीमेटली वो पूरा यूज करके मैंने मोस्ट ऑफ द कंटेंट बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। उसको याद करने की टेक्निक्स मैं आपको बता दूंगा। एट द सेम टाइम वो एक सिंप्लीफाइड कंटेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो मैंने लिखा है वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से सुनते हो, नोटबुक लेके आपको बैठना है, ऐसे ही खाली नहीं बैठना है लेक्चर में। जब भी आप सुनोगे तभी आपको नोट डाउन करके रखना है। ज्यादा से ज्यादा मान लो अगर 3 घंटे का लेक्चर है, 4 घंटे का लेक्चर है, मान लो 1 घंटे के 3-4 वीडियोस मैंने अपलोड किए, ठीक है, तो आपका उतना ही टाइम जाने वाला है। और उतने टाइम में आपके पास एक पूरा का पूरा रिटर्न फॉर्मेट होगा जो आपने खुद लिखा होगा। आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई, आपका हाथ सेट हो गया। सो अल्टीमेटली सारे कॉन्सेप्ट्स अगर मुझे डिटेल में पता है तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूटिलाइज करके आप आगे जो मैं कॉम्पिटिटिव के लिए आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आपको किधर काम में आएगा। जो आपकी बोर्ड की एग्जाम है, वो जो 100 मार्क का पेपर होता है, 70 मार्क का पेपर जो आपको लिखना है, वहां पे जब भी आपको राइटिंग का काम आएगा तभी ये पूरे लेक्चर्स आपको यूटिलाइज होंगे। बेस्ट पॉसिबल वे में आप उसको यूज कर लेना। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, 100 में से 100 बहुत सारे बच्चों को मिल चुका है। 97, 98, 99 आउट ऑफ 100 इतने मार्क्स तो बहुत सारे बच्चों को मिल चुके हैं। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एनी हाउ फॉलो द लेक्चर सीरीज, आपका वो जो राइटिंग वाला सेक्शन होगा वो अच्छा हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको फायदा क्या होने वाला है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज करके आगे जो मैं आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो वो टाइम पे आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अगर ये मुझे आता है तो वहां पे जो स्किल्स होती है, मतलब मुझे लाइटनिंग फास्ट स्पीड में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है कि नहीं, तो कम से कम टाइम में मैक्सिमम करना है। तो मेरे दिमाग में अगर ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है तो वहां पे जो ट्रिक्स होती है या वहां पे जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आप बेस्ट पॉसिबल वे में अप्लाई कर पाओगे। एंड अल्टीमेटली आईआईटी जेईई मेंस एडवांस, नीट की या फिर एमएचटी सीईटी की या कोई भी स्टेट से आप हो, वहां की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर ये वर्ड आप सुनते हो, है ना, तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक ऐसे 2 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं जनरली भी ये वर्ड को देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो सकता है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। स्टैटिक ये वर्ड आपने ऑलरेडी एनकाउंटर किया है। आपका जो काइनेमेटिक्स का पोर्शन था या जो पेपर 1 आपने पढ़ा है, तो वहां पे स्टैटिक ये वर्ड आपने सुना होगा। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज अ स्टेशनरी, समथिंग विच इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर आप कंबाइन करते हो तो उसका मतलब अगर मुझे शॉर्ट में निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही है जो स्टैटिक है, ठीक है। लेकिन आप तो बोलेंगे अरे इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मतलब कुछ तो फ्लो होने के बारे में बात हो रही है ना। यस, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब भी आप मूव के बारे में बात करते हो। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग को ऐसी कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है जो अपनी जगह पे है। एनीवेज, तो ये होगी एक जनरल आइडिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अभी कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा मैं जिससे आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जैक्टली क्या है ना। बचपन में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। मान लो आपके हाथ में एक सिल्क क्लॉथ है, आपके हाथ में एक ग्लास का रॉड है। दोनों को जैसे आप रब करते हो, रब करने के बाद छोड़ दो, है ना। अभी ये ग्लास रॉड जो है वो अगर आप लाइट ऑब्जेक्ट्स, अगर मेरे पास छोटे पेपर के पीसेस है ना, छोटा सा ऐसा टुकड़ा है कोई, तो दूसरा पेपर का या कपड़े का टुकड़ा है, उसके नजदीक अगर आप लेके जाते हो तो वहां पे कुछ तो अट्रैक्ट हो रहा है ऐसा आपको लगेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। मान लो आपके पास ऐसा आपने ऐसा सिल्क क्लॉथ पहना है, ठंडी का टाइम होता है, या स्वेटर पहना है, ठीक है। और जब भी ये ड्राई सीजन होता है वो टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप क्लोथ्स को रिमूव करते हो तो वो टाइम पे ऐसा थोड़ा सा आवाज आता है ना, छोटा छोटा ऐसा लगता है कि छोटे क्रैकर्स फट रहे हैं। तो वो जो चीज है ना वो हमको पकड़ के रखनी है और वो हमको पढ़नी है। तो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में सुन रहे, देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चीज को बेस्ट पॉसिबल वे में करना है हमें।
मान लो आप कभी कभी नहा लेते हो गलती से, है ना, ऐसा मान लो आपने नहा लिया और उसके बाद आपने बाल सुखा रहे हो आप, तो जैसे आप बाल सुखाते हो और बाल सूखने के बाद देखो ना क्या हुआ, टॉवेल है मेरे पास और मेरे पास पहले तो हेयर थे, है ना, उसको जैसे आप ड्राई करवाने की कोशिश करते हो, अभी आप एक कोम लो और कोम से अपने बाल सेट करने की कोशिश करो, कुछ तो आवाज आएगा, अगेन थोड़े से क्रैकर्स जैसा छोटा छोटा, है ना। तो ये जो चीज है उसको ही हम लोग बोल रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कुछ तो जनरेट हुआ यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है ये हमको बेस्ट पॉसिबल वे में पड़ता है। कभी कभी मान लो आप ऐसा बस में बैठे हो, प्लास्टिक सीट के ऊपर बैठे हो, है ना, और आपने कुछ स्वेटर वगैरह पहना है तो, या कोट पहना है कोई तो वो स्पेसिफिक केस में थोड़े टाइम के बाद जैसे आप उठ के चले जाते हो वहां पे, वो सीट को थोड़ा वापस थोड़ा सा ऐसा हाथ लगाने की कोशिश करना, कुछ तो ऐसा अट्रैक्ट हो रहा है ऐसा आपको लगता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें बेस्ट वे में पढ़नी है। और एक काम करो, पेपर जो होता है ना, पेपर, उससे कुछ ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाओ, समथिंग लाइक दिस। ये छोटे छोटे पेपर पीस कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा आयरनिंग करो। और अभी जो आयरनिंग किया था उसके बाद वो टीवी जो स्क्रीन होता है ना आपका, उसके नजदीक लेके आने की कोशिश करो। अगेन आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे वो जो छोटे से पेपर पीसेस है वो स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मान लो मेरे पास एक ग्लास का रॉड है, उसको मैंने ऐसा रब किया प्रॉपरली एकदम अच्छे से सिल्क क्लॉथ के साथ, उसको आप वाटर का टैप होता है ना उसके से नजदीक लेके जाने की कोशिश करो। अगेन आपको क्या दिखाई देगा, वो जो पानी है वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको कुछ तो दिखेगा। ये सारे डे टू डे लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स है। अभी ये एक्सपेरिमेंट्स मतलब आज की बात नहीं होगी, है बहुत सालों से लोगों ने देखा होगा। एंड जैसे आप क्यूरियस हो, हमारे जो पूर्वज थे वो भी तो क्यूरियस थे, है ना, तो दुनिया के जितने भी लोग थे वो टाइम पे वो भी क्यूरियस थे, तो उन्होंने ये चीज को ढूंढने की कोशिश की, एनालाइज करने की कोशिश की और एंड में जाके साइंटिफिक रिजल्ट्स मिले जो बेस्ट थे। और वो जो साइंटिफिक रिजल्ट्स थे उससे मतलब आज की जो दुनिया है, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज की जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, वो सारा जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया उसको यूज हम लोग कर रहे हैं। वो फॉर्मूलेज हम लोग यूज कर रहे हैं, डेरिवेशंस यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, वो यूज करके हम लोग ने कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस को बनाया, है ना। आज का अगर आप कंप्यूटर देखते हो, मोबाइल देखते हो, स्मार्टफोन है आपके पास, बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिवाइसेस है जहां पे छोटी छोटी चिप्स यूज की जाती है, आईसीज यूज किए जाते हैं ना। तो वो क्यों बना, माइक्रो प्रोसेसर क्यों बने, क्योंकि ये सारा बेसिक नॉलेज उन्होंने हमें दिया, ट्रांसफर किया, हम लोग ने उसके ऊपर एनालाइज किया, ट्रायल्स एरर किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, लैब में बैठ के उसको डिराइव करने की कोशिश की, कंप्यूटर्स यूज करके कंप्यूट करने की कोशिश की और रिजल्ट्स अमेजिंग थे। अगर वो बेसिक नॉलेज नहीं होता तो शायद आज का ये दुनिया भी नहीं होता। एनीवेज, तो एक बेसिक आइडिया थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो अगर इसको अगर समराइज करना है मुझे तो मैं कैसे कर सकता हूं। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है ना, फिजिक्स में ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात कर रहे हैं। इट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अभी यहाँ पे चार्ज क्या होता है इसके बारे में अभी तक मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर आप को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वेरी गुड, ये जो पूरा लेक्चर होगा देखने के बाद मार्क माय वर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितना भी बेसिक ज्ञान है उससे रिलेटेड वो आपका बेस्ट हो जाएगा और आप उसके बाद रेडी हो जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं वो सुनने में, वो अप्लाई करने में। डायरेक्टली जाके अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करोगे सिर्फ फॉर्मूला यूज करके, तो ब्रेन जो है वो उतना फास्ट प्रोसेस नहीं करेगा, बिकॉज इन बिटवीन चीजें आपको नहीं पता है। एक बोलते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वही नहीं पता है। अगर रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे। एनीवेज, सो चार्जेस एट द रेस्ट। तो अभी तक चार्ज क्या होता है ये वर्ड का मतलब हमें नहीं पता है। रेस्ट मतलब अपनी जगह पे है ना, तो स्टैटिक वर्ड आया। सो फोर्सेस बिटवीन स्टैटिक चार्जेस। अगर मेरे पास कोई स्टैटिक चार्जेस है और उसको मान लो हम लोग नजदीक लेके आते हैं, तो फिर वहां पे फोर्सेस क्या होगा, फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होते हैं। अभी फील्ड पोटेंशियल ये वर्ड आपने ग्रेविटेशन में सुना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने सुना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने सुना है ना। तो वो सारी चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अप्लाई करेंगे। अभी है ना, आप ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक चीज नोटिस करोगे, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो डेरिवेशंस है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ चलते हैं। जो फॉर्मुलेज आप वहां पे यूटिलाइज करोगे, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मुलेज आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आपको वो भी आ जाएगा, अगर आपको वो आता है तो ये आपको सिंपल हो जाएगा। एनीवेज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ये चैप्टर को जाना गया। इलेक्ट्रिसिटी ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको इलेक्ट्रॉन ऐसा बोला जाता है। एम्बर रब विथ वुल, सिल्क रब विथ रबर रॉड, ये सारी जो चीजें होती है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। इससे रिलेवेंट ऑब्जर्वेशंस तो बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन ऑब्जर्वेशन करके उसको प्रॉपर नोट डाउन करना, उससे रिलेवेंट थियरीज देना, ये जो काम करता है वो पर्सन का नाम आगे जाके लिस्ट में आता है ना। अब ये ग्लास रॉड जो है सिल्क क्लॉथ को रब करने के बाद, छोटे ऑब्जेक्ट्स को
जब भी वो अट्रैक्ट करता है, तो ये चीज़ तो बहुत लोगों ने देखी होगी, है ना। या फिर कोम करते समय हेयर ठीक से नहीं हो सेट हो रही है, ये भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। लेकिन किसका कंसिडर किया जाता है? जो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के दुनिया के सामने रखता है। आज के ज़माने में भी ये चीज़ होती है। कहाँ पे होती है? रिसर्च पेपर्स होता है। आप जो भी एनालाइज करते हो, देखते हो, अगर आप प्रॉपर फॉर्मूलाज के साथ कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूट करके दे रहे हो, या फिर अगर आप लैब में वो रिजल्ट्स बता रहे हो कि ऐसे किया है, वो रिसर्च पेपर जब आप पब्लिश करते हो तभी जाके आपको एक नाम मिलता है। एनीवेज, सो ये है इससे रिलेवेंट जो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो था वो अराउंड 600 BC ये ड्यूरेशन था, उसमें था। एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, एक मैथमेटिशियन थे, थैल्स ऑफ मेल्टस, ये उनका ऐसा एक नेम था, और इन्होंने इसके ऊपर एक अच्छा खासा स्टडी किया था। एनीवेज, अगर हम लोग देखें, 3 वर्ड्स है मेरे पास, कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर ये वर्ड ऑलरेडी आपने सुना है, अपने स्कूल स्टैंडर्ड में सुना होगा। कंडक्टर क्या होता है? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली फ्लो करवाता है। इंसुलेटर क्या होता है? चार्ज को फ्लो नहीं करवाता, हम लोग बोलते हैं बैड कंडक्टर है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन या बेसिक चीज आपको पता होगी। अगर मैं वहां पे एक्सटर्नल फोर्स की सिचुएशन जनरेट करूं तो जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर ही होता है, बट इंसुलेटिंग मटेरियल व्हेन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, है ना। मान लो आपके घर में कोई तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का काम वगैरह चल रहा है, तो वो टाइम पे आप ऑब्जर्व करना, 3 वायर्स होती है, लाइव, न्यूट्रल, ठीक है। तो लाइव, न्यूट्रल और एक होता है अर्थ। लाइव न्यूट्रल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ब्रिंग आउट करने की कोशिश करता है। एंड अर्थ क्या करता है? एक मेटल प्लेट होती है जो जमीन के अंदर फिक्स की जाती है। तो जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा होगा ना, तो वो टाइम पे ऑब्जर्व करना वो इलेक्ट्रिशियन क्या कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी से आप उनको पूछ सकते हो कि ये क्या है। अगर नहीं तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ये लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग क्या होती है। तो ये जो पूरा का पूरा चीज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को लिंक करने में हमारी मदद करता है। अभी देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। हमारे पास ग्लास रॉड है। मान लो ग्लास रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ या कोई तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉपर रब किया है, और आपने एक सिल्क थ्रेड के साथ उसको अटैच किया है। तो ये मेरे पास पहला ग्लास रॉड है। मान लो उसके ऊपर कुछ चार्जेस है, समथिंग लाइक दिस। ये ग्लास रॉड के नजदीक में और एक ग्लास रॉड लेके आता हूं जो भी चार्ज्ड है। तो अभी मान लो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी चार्ज मतलब क्या होता है ये अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़ा है। थोड़े टाइम के बाद चार्ज क्या होता है उसके ऊपर एक मैं प्रकाश डाल दूंगा, आपको एक आइडिया आ जाएगी कि चार्ज किसको बोला जाता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको एग्जैक्टली आप बोलोगे कि दिस इज व्हाट द चार्ज इज ऑल अबाउट। एनीवेज, सो ये मेरे पास ग्लास रॉड है। अगेन मेरे पास एक सिल्क क्लॉथ है, सिल्क की एक थ्रेड है। मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्लास्टिक रॉड है। मान लो फ्रिक्शन करने के बाद वो जो प्लास्टिक रॉड है उसमें मुझे नेगेटिव चार्ज मिला है, ठीक है। और मैं और एक प्लास्टिक रॉड उसके नजदीक लेके आना चाहूंगा जो भी नेगेटिव चार्ज के साथ है। तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो मेरे पास और एक ग्लास रॉड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आप इसके नजदीक अगर प्लास्टिक रॉड लेके आते हो जो नेगेटिव चार्ज है, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है या कुछ तो हो रहा है। चार्ज वर्ड क्या है ये अभी तक हमें नहीं सीखा है। एनीवेज, और एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान लो मेरे पास पिथ बॉल है और ये रिजिड सपोर्ट है मेरे पास, और ये ऐसे सिल्क की थ्रेड्स है। यहाँ पे पहला पिथ बॉल है, यहाँ पे दूसरा पिथ बॉल है। ये पिथ बॉल को आपने रब किया कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, और मान लो ये पिथ बॉल जो है पहला उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा जो है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है ऐसा आपको लगेगा। सिमिलरली मान लो ऐसा कुछ तो है, अगेन सरफेस सिनेरियो, मेरे पास पिथ बॉल्स है और ये पिथ बॉल को मान लो नेगेटिवली चार्ज किया गया, तो अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। अगर हम लोग थर्ड केस देखते हैं, केस नंबर 3, यहां पे मेरे पास सेम सिल्क थ्रेड है और यहां पे आपने ऐसा कुछ तो पिथ बॉल्स लिए, एक पॉजिटिव है और दूसरा अगर नेगेटिव है, तो वो स्पेसिफिक केस में दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं ऐसा आपको लगेगा, है ना। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो पहले किए गए। ये ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ठीक है। ये चीज को और प्रैक्टिकली करने की कोशिश की गई और ये एक अटेम्प्ट था। इसमें क्या किया गया, जब भी आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको एक सेटअप करना पड़ता है, एपैरेटस को पहले सेट करना पड़ता है।
जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सटर्नल कंडीशंस जो होती है, मतलब एयर का फ्लो है ना, हमें नहीं चाहिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो हम लोग करने की कोशिश करते तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं। तो सपोज मेरे पास ये एक ग्लास जार है, ग्लास जार क्यों ले रहे हैं हम लोग, हमें बाहर से दिखेगा पहली चीज़, दूसरी चीज़ ग्लास इज इंसुलेटर, ठीक है ना, बैड कंडक्टर है, तो बाहर अगर कुछ एयर फ्लो हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहे हैं, तो फिर वो चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, दैट्स वाई हमें ग्लास जार की ज़रूरत है। हमने क्या किया, ये जो ग्लास जार है वहाँ पे एक ऐसा मेटल का रॉड रखा और उसके एंड में गोल्ड फॉइल की पतली सी ऐसी फॉइल्स कंसिडर की, ठीक है। सो दूसरा एक है, यहां पे हम लोग ने एल्यूमिनियम की फॉइल्स कंसिडर की, ओके। यहां पे डी करके एक मेटेलिक डिस्क है मेरे पास। सो अभी हमें क्या करना है, एक रॉड लेना है, ग्लास का रॉड लो, है कोई भी रॉड लो आप, जिसको आपको चार्ज देना है, ठीक है। मेटल का रॉड लिया तो भी चलेगा, आप उसको एक प्रॉपर चार्ज दो, मान लो अभी वो पॉजिटिवली चार्ज है, और यहां से अगर आप इसको ये मेटल रॉड के साथ अगर कनेक्ट करके हो तो आपको पता चलेगा यहां से चार्ज फ्लो हो गया और ये जो चार्ज है वो गोल्ड लीफ्स को मिला। तो अभी दोनों गोल्ड लीफ्स को सेम चार्ज मिला है। अगर ऐसा है तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, है ना। सो यहां पे बाहर से आप ऑब्जर्व करते हो, इनिशियली तो जो एल थी उनकी पोजीशन तो ऐसी थी, लेकिन जैसे ही आपने चार्ज दे दिया वो थोड़े से ऐसे हो गए, स्प्रेड हो गए, एक दूसरे से दूर चले गए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस होता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा जाता है। एनीवेज, तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन सी चीजें हैं देखते हैं। एल रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल्स, आर रिप्रेजेंट करता है मेटल रॉड, जी रिप्रेजेंट करता है ग्लास जार, एफ रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल क्यों यूज किया गया होगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को और बेहतर करने के लिए। एनीवेज, एस इंसुलेटिंग स्टॉपर और कॉक बोला जाता है इसे, यहां पे होगा उसका पोजीशन, ठीक है ना। मतलब उससे आप ये वाला जो मेटल रॉड है आर, उसको स्ट्रांगली फिक्स कर सकते हो। एंड डी का मतलब है यहां पे मेटल डिस्क। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस उसका पोटेंशियल पढ़ने के लिए एक माइलस्टोन माना जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे चार्ज का ओरिजिन क्या होता है और ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम लोग को चार्ज बोलना चाहिए, है ना। बिकॉज ये जो चैप्टर है या आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आएगा, एसी सर्किट्स आएगा, हर जगह पे आप चार्ज ये वर्ड सुनोगे। एंड अगर आपको पता ही नहीं है कि चार्ज किसको बोलना है तो वो टाइम पे बहुत दिक्कत आती है कि मतलब चार्ज हम लोग किसको बोले या ऐसी कौन सी चीज़ है। दो ही पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे, आइदर आप वो चार्ज ऐसा सुन के छोड़ दोगे, है ना, यार दूसरा आप मतलब वो क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करोगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज क्या है इसके ऊपर प्रॉपर फोकस से बात करेंगे। तो अल्टीमेटली जैसे आपको ये समझ जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक डोर जो है वो ओपन हो जाएगा, आपको समझने लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है और वो इफेक्ट कैसे कर रहा है। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या चीज है। सबसे पहले अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट देखते हो, है ना, अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास एक मार्कर है, तो अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर बना कैसे, मार्कर कैसे बना है। सपोज यहां पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, मार्कर है मेरे पास, हाँ, तो मार्कर के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है, उनके बीच में कुछ इंटर एटमिक कनेक्शन है। बिकॉज ऑफ दैट ये एक दूसरे से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है, अट्रैक्टेड मोड पे है और कंटिन्यूस होने की वजह से आपको एक सॉलिड दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर एटम्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा आप और बढ़ा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, और थोड़ा बढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, गैस मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अभी अगर आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हो और उसके अंदर का अगर आप एक एटम ऑब्जर्व करते हो तो एक एटम जब भी आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है, एक जनरल एटम का स्ट्रक्चर, आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके पास प्रोटॉन है, आपके पास न्यूट्रॉन है, आउटर शेल्स में क्या है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है जो स्पेसिफिक ऑर्बिट में उनका एक नंबर भी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता ही है सब आप, ठीक है। इसके बाद वाला जो ऑर्बिट है यहाँ पे कितना होता है, 8, उसके बाद जो भी है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स है और ये होता है एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ऐसी एटम्स से कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे अगर
प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास है तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कंसिडर करते हो, जनरली नेगेटिव कंसिडर करते हो। तो आइडियल कंडीशन में या न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनका अगर आप एक रिलेशन निकालोगे, है ना, तो न्यूट्रॉन से तो ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर सेम है तो यहां पे आप बोलेंगे कि ये एटम जो है वो न्यूट्रल स्टेट में। अभी देखते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है उसमें वास्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। अभी चार्ज वर्ड तक अभी तक मैं आया नहीं हूं, ठीक है, हम लोग फिलहाल तो मतलब एक यूज कर रहे हैं, है ना, मेरे पास प्रोटॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेरे पास है, दैट इज अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स है। इक्वालिटी और बैलेंस जब भी होगा उसके बीच में तभी मैं बोलूंगा इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम लोग अभी वर्ड यूज कर रहे हैं देयर इज अ नो नेट चार्ज। अभी तक भी चार्ज वर्ड क्या है ये हमें नहीं समझा है, ठीक है। एनीवेज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे देयर विल बी नेट चार्ज। अभी थोड़ा सा मुझे आइडिया आ रहा है, यहां पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर में अगर कुछ गफला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अगर कुछ सिमिलैरिटी नहीं है तभी जाके कुछ तो डेवलप हो रहा है, और जो डेवलप हो रहा है उसको बोला जा रहा है चार्ज। अभी मुझे चार्ज का एक थोड़ा सा पार्ट समझा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यही सेम नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। ओके, तो अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाई करना है या फिर चार्ज अगर देना है न्यूट्रल बॉडी को, तो पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो न्यूट्रल है, अगर इसको मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रीफाई करना है तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा उससे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हटाना पड़ेगा। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स हटाओगे या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो वो टाइम पे आपको जो भी मिलेगा आप बोलेंगे मैंने ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाई किया है, मैंने ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया है। ओके, इसके लिए कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसा मान के चलते हैं। तो सपोज मेरे पास ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये दोनों कैसे बने हैं, इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कुछ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आइडियल कंडीशन में न्यूट्रल स्टेट में ये जो दोनों है इसके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिमिलर है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी हमें क्या बोला जा रहा है, हमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाई करना है तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डालना पड़ेगा या इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। अभी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ओके, हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। बचपन में आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक ग्लास रॉड है आपके पास, है ना, सिल्क क्लॉथ है, तो इनिशियली ग्लास रॉड जो है वो आप पेपर पीसेस के नजदीक लेके आओ, पेपर पीसेस अट्रैक्ट नहीं होंगे या कुछ भी नहीं होगा। सिल्क क्लॉथ भी आप पेपर पीसेस के नजदीक लेके आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अभी काम करो ना, ये ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ अगर मेरे पास है उसको रब करना स्टार्ट करो। तो जैसे आप रब करना स्टार्ट कर देते हो, थोड़ा सा रब करो, थोड़ा सा रब करो, मतलब अभी क्या कर रहे हो आप, फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हो। तो जैसे ही आपने फ्रिक्शन जनरेट किया और उसके बाद आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करो, अभी एक ग्लास रॉड अगर मैं पेपर पीसेस के नजदीक लेके आता हूं तो ये जो है वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ तो हमें लगता है। अभी ये स्पेसिफिक केस में हुआ क्या, मान के चलते हैं मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स है, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे सपोज मेरे पास यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर आउटर शेल में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बाहर वाली जो है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। यहाँ पे मैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, 2 8 ऐसा नंबर लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे इसकी जो सबसे आउटर लेयर है, मान लो अभी मान लो इसके बाद और 2-3 लेयर्स भी है, ऐसा मान के चलते हैं, और जो सबसे आउटर लेयर है वहां पे ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहां पे कुछ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मान के चलते हैं। और अभी मेरे पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहां पे भी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और कोई तो एक शेल होगी, nth शेल हम लोग बोलते हैं, अगर ये हम लोग कंसिडर करते हैं, मान लो यहां पे मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा कुछ तो है, या थोड़ा और लेते 4 लेते। ओके, तो हम लोग ने अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक एटम का एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है।
जैसे ही आप रब करते हो, ठीक है ना, रब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो ऑब्जेक्ट्स को नजदीक लेके आना पड़ेगा। तो जैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट्स को नजदीक लेके आने की कोशिश करते हो, सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आने की कोशिश करेगा? वेरी गुड, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, है कि नहीं? तो जब भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं और जब भी आप इसको रब करने की कोशिश करते हो, रब करने के बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां पे गए, तो अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो यहां पे 5 - 3 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में बचेंगे। और यहां पे आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल मेरे पास बन गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी अगर इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जर्व करो तो कुछ फर्क दिखेगा आपको। इनिशियल केस में मेरे पास जो पहला एटम था उसमें प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम था। यहां पे भी प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम था, है कि नहीं? लेकिन अभी क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो कम हुआ है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये केस में क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ये ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तभी हम लोग वर्ड यूज करते हैं ये हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे बढ़ गए तो वहां पे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो अगर मुझे डेफिनेशन करने के लिए किसी ने बोला चार्ज किसको बोलोगे, तो एक लाइन में मैं क्या बोलूंगा, चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे आप, चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे, नेगेटिव चार्ज। सही बात है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सॉलिड है ना, तो ये सॉलिड में मेरे पास क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और आउटर शेल्स में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी है। अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो लेस टाइटली बाउंड होता है, मतलब न्यूक्लियस के साथ अगर उनका कनेक्शन देखो तो उतनी एनर्जी नहीं होती है, ये इजीली निकल सकते हैं यहां से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर आप रब करते हो तो वहां पे एक एनर्जी जनरेट होती है, दैट एनर्जी to overcome friction between them, therefore this energy is used to remove electrons and transfer it to other substance। तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ये पॉइंट के लिए अगर मुझे कुछ लिखना है तो पॉइंट नंबर 5 मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का लेस टाइटली, दैट इज अ लोअर वर्क फंक्शन, टू इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली, हायर वर्क फंक्शन। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की जो क्षमता होती है उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने की ये ऑब्जेक्ट की क्षमता थी वो कम थी, तो इसका था लोअर फंक्शन, लोअर वर्क फंक्शन था, और इसका हायर वर्क फंक्शन है। एनीवेज, सो यहां पे एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ हम लोग बोलेंगे वहां पे जनरेट हुआ मेरा पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट में से कुछ तो लूज हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, मास कम होता है। लेकिन अगर यहां पे देखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, मतलब मास में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल साइज और अगर उसका वेट या फिर उसका मास कंसीडर करोगे आप तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है ना, ये जो फर्क होता है वो बहुत कम होता है। एनीवेज, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं, वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं। अभी देखते हैं कुछ केसेस। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनको रब कर रहे हो, है ना, रब करने की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग को अगर कुछ एग्जांपल्स लेने हैं तो हम लोग ले सकते हैं। यहां से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन पॉजिटिव चार्ज बनेगा और कौन नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। एनीवेज, जैसे ही मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताऊंगा आपको मुझे यह बताना है कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और किसका वर्क फंक्शन कम है, ठीक है। आप अपने दिमाग में प्रोसेस करो और आप आंसर दो, ठीक है। ऐसा समझो कि मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूं और आपको आंसर देना है। आपको कोई भी नहीं देख रहा है आपके आजू बाजू में, है ना, और गलत भी हुआ तो भी यहाँ पे ही होगा। सो डोंट वरी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर ग्लास रॉड है और मेरे पास सिल्क क्लॉथ है, तो रब करने के बाद ऐसा पता चलता है ग्लास रॉड पॉजिटिव बन रहा है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव बन रहा है। आपको मुझे बताना है कि किसका वर्क फंक्शन कम है और किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। बोलो, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है या इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। चार्ज
कहाँ से कहाँ पे जाता है, लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन में, तो इसका क्या होगा, लो होगा, इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। एनीवेज, अगर आपने ऐसा एक वूलन क्लॉथ लिया है, हाँ वूलन क्लॉथ है या फिर फर है आपके पास, और अगर आपके पास एबोनाइट, एम्बर और रबर का रॉड है, तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो आपके पास घर में बिल्ली है ना, बिल्ली है या फिर कुत्ता है, डॉग है आपके पास। बिल्ली को पकड़ो, एक हाथ में रबर रॉड लो, अगर उसके ऊपर आप घिस रहे हो और अभी आप सेपरेट करो, बिल्ली को छोड़ दो, है ना, और अभी ये रबर रॉड जो है अगर आप पेपर पीसेस के नजदीक लेके आते हो तो कुछ अट्रैक्ट होगा क्या, अगर हो रहा है तो वहां पे कुछ तो हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में से कुछ तो ट्रांसफर हुआ है। सो यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया, जो बिल्ली है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है एबोनाइट, एम्बर या फिर रबर रॉड जो भी आपने यूज किया था उसमें नेगेटिव चार्ज बन गया, है ना। तो लोअर वर्क फंक्शन हायर वर्क फंक्शन किस में होगा, सही बात कर रहा हूं, इसमें लोअर उसमें हायर, वेरी गुड। अगर आपके पास वूलन कोट है या फिर प्लास्टिक सीट है ना, मान लो ऐसा ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में आप ऐसा स्वेटर पहन के घूमने के लिए जाते हो किधर भी, तो अभी आपके पास स्वेटर है, वूलन कोट है, और मान लो आप ऐसे एक प्लास्टिक के सीट के ऊपर बैठ गए, थोड़े टाइम बैठे, है ना, और थोड़े टाइम के बाद जैसे आप उठ के जाते हो तो वहां पे भी कुछ तो आपको दिखाई देता है, थोड़ा सा जादू जैसा दिखाई देता है ना। तो वूलन कोट है मेरे पास, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक सीट के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो ये ऑब्जर्वेशंस है। मान लो आपके घर में ऐसा वूलन कारपेट है, बहुत सारे लोगों के घर पे होता है वूलन कारपेट, उसके ऊपर अगर आप रबर चप्पल यूज करके, रबर शूज यूज करके अगर चल रहे हो तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, है ना, आप चल रहे हो मतलब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है अल्टीमेटली। सो अगर वूलन कारपेट है, रबर शूज है, तो वो स्पेसिफिक केस में भी क्या होगा, वूलन कारपेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करेगा और रबर शूज जो है वो नेगेटिव अक्वायर करेंगे। ठीक है, मान लो गलती से आप सुबह सुबह नहाते हो कभी कभी उठ के, है ना, आजकल तो मतलब आप नहाते हो नहीं हो, डिपेंड्स। तो मान लो आप नहा लिए ऐसे गलती से और आपने ऐसा टॉवेल से आपने हेयर्स को पूरा ड्राई किया, अभी ड्राई करने के बाद एक कोम लो और बाल सेट करने की कोशिश करो, क्या होगा, आप सही ढंग से कर पाओगे क्या, नहीं होगा ना, कुछ तो यहाँ पे ऐसे आपको लगता है कि खींच रहा है, कंघी आप सही से नहीं कर पाते हो या कोम आप सही से नहीं कर पाते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ड्राई हेयर से आपके पास कोम अगर है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ड्राई हेयर्स में बनता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो कोम पे बनता है। अब एक काम करो, वो कोम लो, पेपर पीसेस के नजदीक लेके आओ, तो क्या होगा, अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, करके देखो, उसके लिए पहले ना हो। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो वेज है हमारे पास, एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड जो दूसरा है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे करें। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज मेरे पास ये एक मेटल स्फीयर है और ये जो मेटल स्फीयर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कहने का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अभी सपोज मैं एक रॉड लेके आता हूं और ये जो रॉड है इसमें मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये रॉड को जैसे ही आप इसके साथ टच करवा देते हो तो टच करने के बाद क्या होगा, इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें फ्लो करने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये रॉड अगर सेपरेट कर दो तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये रॉड ने लूज किए, तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हट गए। तो अभी क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट है मेटल स्फीयर जो है मेरे पास वो चार्ज हो गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स अभी बहुत सारे कम हो गए, तो ये अभी कंपैरेटिवली पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, लेकिन तो भी डिपेंड करता है, अभी आप बोलेंगे इसमें अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें से 4 ही गए तो फिर नहीं, एनीवेज, लेकिन ये जो है इसका नेचर जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ये इंसुलेट कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें से चार्ज फिर आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। सेकेंड केस देखते हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसा ही एक मेटल स्फीयर है और ये जो मेटल स्फीयर है इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ओके, अभी मेरे पास सिमिलरली ऐसा ही एक हम लोग अगर नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, हेवी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे जम गया है ऐसा दिखेगा और उतना ही इक्विवेलेंट नेगेटिव अपोजिट एंड पे गया है ऐसा आपको लगेगा। अभी यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे अगर आप एक ऐसा कंडक्टर लगा देते हो, ठीक है, तो कंडक्टर लगाने की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है वो फ्लो करके इसमें चले जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो ऑब्जेक्ट था आपके पास पहला ऑब्जेक्ट, ये अगर आप नजदीक लेके आते हो तो ये सब हो रहा है, अभी आप इसको हटा के थोड़ा सा दूर लेके जाओ
तो जैसे आप दूर लेके जाते हो, ठीक है, और अगर आपने ये ग्राउंड भी हटा दिया तो उसके बाद आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे अभी आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ टच नहीं किया, है ना, आपने एक दूरी बना के रखी। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से यहाँ पे जो भी चार्ज होगा उसका अपोजिट पोलरिटी वाला चार्ज एक एंड पे आएगा और दूसरा इक्विवेलेंट चार्ज अपोजिट एंड पे जाके रहने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ पे अगर आपने कुछ मेटल कंसिडर किया या कनेक्ट किया तो वहाँ पे वो जो चार्ज है वो वहाँ से ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक्चुअल में दो मटेरियल का कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ होना चाहिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन में दो मटेरियल्स का कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको उसको एक स्पेसिफिक दूरी पे रखना पड़ेगा। लेट अस डिस्कस द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड्स के एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये पूछा गया है, तो वहां पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स आप लिखो एंड वहां पे आपने कौन से पॉइंट्स लिखे हैं उसके लिए मार्क्स कैरी होंगे। एनीवेज, सो यहाँ पे ये जो 3 प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको अंडरस्टैंड करना एंड उसके पीछे का लॉजिक समझ के लेना। तो 3 प्रॉपर्टीज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम बात करते हैं। सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, सपोज मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, मान लो ये एक सिस्टम है मेरे पास। सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन में मुझे सिस्टम को डिफाइन करना है तो सिस्टम का मतलब होता है यूनिवर्स के अंदर कोई भी अगर एक छोटा सेक्शन में कंसिडर करता हूं या पार्ट में कंसिडर करता हूं और उसको अगर हम लोग इन ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो वो चीज को बोलते हैं सिस्टम। सो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द सिस्टम एंड इसके आजू बाजू में जो होता है दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम है मेरे पास और ये सिस्टम के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या वहां पे प्रोटॉन्स है, सो सपोज ऐसे कुछ चार्जेस है वहां पे और हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने चार्जेस है। सो अल्टीमेटली हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको बोला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम एडिंग अल्जेब्रिकली ऑल चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर इन द सिस्टम। तो ये चार्ज को पूरे सिस्टम में कहां पे भी रखो आप, अल्टीमेटली जब आप काउंट करोगे तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट आपको करना है। लेकिन जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो टाइम पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल को आपको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है। अगर मैं कंसिडर करूं एक सिस्टम है मेरे पास, वहां पे मेरे पास +Q, -2Q, +3Q, +5Q ये सारे चार्जेस है और मुझे बोला गया है कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो वो स्पेसिफिक केस में ये सबको मुझे अल्जेब्रिकली ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, Q, ये -2Q माइनस ही लिखना है हमें, +3Q, +5Q। सो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 में से 2 गए 7, सो +7Q विल बी टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द सिस्टम। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, है ना। तो अगर एग्जाम में मुझे लिखना है तो 2 या 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो इतना डिस्क्रिप्टिव वे में मुझे लिखना पड़ता है। इतना सब मैं बोर्ड के ऊपर क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, मुझे ये पता है, मुझे ये याद है, मैंने इसको बहुत बार सीखा है। मैं डायरेक्टली ब्लैंक बोर्ड के ऊपर आपको वो रफ नेचर में सिखा सकता हूं, लेकिन इससे नुकसान यह होगा कि वापस आपको बैठ के नोट करने पड़ेंगे और उतना टाइम आपको डिवोटेडली देना पड़ेगा। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं आपको दे रहा हूं सब, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं जितना बोल रहा हूं, जितना बोर्ड के ऊपर लिखा है उतना आप कॉपी कर लो, आपके एक प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, है ना। तो एंड में जाके आपको पता चलेगा कि अरे मेरे नोट्स प्रॉपर बन गए, मुझे अभी एडिशनल एफर्ट्स नहीं लेना है, सर ने सब करवा के दिया है। एनीवेज, सो ये हो गया मेरा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा है ना। एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ा है, क्या होता है उसका डेफिनेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन से आपने पढ़े। सो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या चीज है, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और इट कैन बी कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या होता है ना, अगर मेरे पास चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज विच इज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम लोग उसको क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। मैं क्या कर सकता हूं, उदाहरण के तौर पे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। इनिशियली इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अगर मैं इसको फ्रिक्शन करवाता हूं, थोड़ा सा रब करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें गए, है ना। तो अगर दोनों का अगर आप देखते हो कंबाइनली तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। सो दैट्स व्हाई बोला गया है टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और इट इज कंजर्व्ड। So it is not possible to create or destroy net charge which is carried by any isolated system. But charge carrier particles can be created or destroyed.
लेकिन जो पार्टिकल्स यूज करके आप चार्ज को कैरी कर रहे हो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एनिहिलेशन ऑफ मैटर्स, अगर ये एक प्रोसेस में करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन एनिहिलेट ईच अदर टू प्रोड्यूस गैमा रेज। यहाँ पे 2 गैमा रेज बनते हैं, 2 गैमा रेज फोटॉन्स विथ 0 चार्ज, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे चार्ज को कंजर्व किया गया है। अगर इसको मैथमेटिक्स में बताना है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास पॉजिट्रॉन है ना, सो E माइनस प्लस E प्लस, तो यहाँ पे 2 गैमा बनेंगे और ये एनिहिलेशन का वजह से हो रहा है। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप, तो जब ये रेडियो एक्टिव डीके की बात होती है, मेरे पास यूरेनियम है, तो यूरेनियम 238 है मेरे पास 92। हाँ, अगर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है तो वो स्पेसिफिक में क्या केस में क्या होता है, मुझे थोरियम और हेलियम मिल रहा है। सो थोरियम 23490, हेलियम 42, तो ये न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ओवरऑल नंबर देखो ना, ये 238 है तो यहाँ पे 234 प्लस 4, ये 92 है तो 90 प्लस 2, तो अल्टीमेटली नेट चार्ज क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया, या फिर हम लोग बोलेंगे इट रिमेन्स कांस्टेंट। एनीवेज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी वजह से नेचर के अंदर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉस थे उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या है ये पहले देखेंगे हम लोग। दूसरी बात, इसके ऊपर कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया और उनका जो आउटपुट था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, इसकी वजह से बहुत सारे नेचर के लॉज जिसकी मिस्ट्री थी वो ओवरकम हो गई। एनीवेज, सबसे पहले देखते हैं, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे टोटल चार्ज अगर फाइंड आउट करना है तो Q की वैल्यू होगी n टाइम्स E। n का मतलब क्या होता है, n एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एनीवेज, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो अगर यहाँ पे n के जगह पे आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल दो, तो n के जगह पे मान लो मैंने 5 डाल दिया, सो 5 टाइम्स E, सो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया मेरा चार्ज। n के जगह पे आप कुछ भी डालो लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। एनीवेज, इन बिटवीन वैल्यू हो सकती है क्या, 5.1 नहीं हो सकती, 8.2 नहीं हो सकती, 5, 6, 7, 8, -3, -8, -9, -11 जो चाहिए आप ले लो, लेकिन इन बिटवीन वैल्यू जो है वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसका ही पॉइंट होगा, यहाँ पे इंटीजर ही चाहिए हमें। देयरफॉर अगर मेरे पास एक सिस्टम है, वहाँ पे N1 इलेक्ट्रॉन्स है और N2 प्रोटॉन्स है, मुझे बोला गया है कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करके दो, कर सकते हैं क्या, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू क्या होगी, N2 प्रोटॉन्स, बिकॉज N2 और प्रोटॉन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, माइनस N1 इलेक्ट्रॉन। क्या किया है हम लोग ने, कुछ नहीं किया है, सिंपल एडिटिविटी ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाया है। सो N2 माइनस N1 टाइम्स E, तो ये क्या बन गया है मेरे पास, एक इक्वेशन बन गया। अभी नेक्स्ट चीज है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, मेजर कर पाना कोई भी चीज को। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो मेरे पास ये डॉट्स है, ये डॉट्स को आप काउंट कर पा रहे हो क्या, ऑफकोर्स ये 3 डॉट्स है मेरे पास। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बहुत सारे डॉट्स लेता हूँ, हजारों की तादाद में मैंने यहाँ पे डॉट्स लिए। अभी यहाँ पे ये डॉट्स को मेजर कर पाना डिफिकल्ट है, कुछ डॉट्स को 10, 20, 50 डॉट्स को काउंट करना पॉसिबल था, लेकिन हजारों के नंबर में अगर डॉट्स आ रहे हैं तो उनको काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पहले केस में जो डिस्क्रीट नेचर था डॉट्स का, एक दूसरे से सेपरेशन था, वो सेकेंड केस में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, वो कंटिन्यूस दिखाई दे रहे हैं लाइन के जैसे, है कि नहीं। तो यही जो सिचुएशन होती है इसको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल कंसिडर करूं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर मैं चार्जेस को काउंट कर पा रहा हूं तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंसिडर करेंगे। सो चार्जेस ऑफ अ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स जिसको काउंट किया जाता है अपीयर्स डिस्क्रीट लंप अगर है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर करना है। तो अगर काउंट कर पा रहे हैं तो एक्सेप्ट करना है, अगर नंबर बहुत ज्यादा है, हजारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है, तो वो टाइम पे हमें नहीं करना है। तो माइक्रोस्कोपिक एक पॉइंट हो गया और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, चार्ज अगर माइक्रोकूलम है, आप बोलेंगे सर माइक्रो तो बहुत छोटा यूनिट है ना, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हो और इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में माइक्रो, नैनो ये चीजों अगर आप लेते हो तो भी इटसेल्फ इज अ बिग नंबर। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। अगर Q इक्वल टू NE ये अगर वैल्यू है मेरे पास, तो नंबर मुझे निकालने हैं। सो चार्ज अपॉन E, तो Q की वैल्यू कितनी होती है,
यहाँ पे अगर मैंने माइक्रो कूलम लिया है तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा ये सब है मेरे पास, है ना। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो 10⁻⁻⁶, सो 1 × 10⁻⁻6 अपन 1.6 × 10⁻⁹ विच इज अप्रॉक्सीमेटली, है ना। इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 10⁻13 ऐसा कुछ आएगा। इटसेल्फ इज अ ह्यूज वैल्यू, है ना। तो अगर ये इतनी ह्यूज वैल्यू है 10⁻13 14, अगर इतना बड़ा मेरा आंसर आ रहा है तो ये बड़ी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे जो डिस्क्रीट नेचर था चार्ज का वो हट जाएगा, हमें वो कंटिन्यूस दिखना स्टार्ट होगा। सो चार्ज इंक्रीज इन डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, कितने करने पड़ेंगे। Therefore, grainy nature of a charge lost and it appears continuous. Therefore, at a macroscopic level, quantization can be ignored. तो ये थी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वांटाइजेशन के बारे में रिसर्च बहुत लोगों ने किया, लेकिन पहला जो रिकॉग्नाइजेबल रिसर्च था वो किया था फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस का एक एक्सपेरिमेंटल लॉ बताया था। वहां पे उन्होंने क्वांटाइजेशन के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दी थी, तो वो एक रिकॉग्नाइजेबल था। लेकिन एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन जो था एक्सपेरिमेंटल वो मिलिकन ने किया था 1912 में। मतलब देखो ना 1912 मतलब सिर्फ 108 साल ही हुए हैं। अगर 2020 में हम लोग अभी है तो 108 साल पहले की बात है ये। और अभी जाके ये सब चीज़ें हम लोग जो पढ़ रहे हैं, है ना, तो 100 साल पहले ही है। और 100 साल के बाद देखो ना फिजिक्स कितना चेंज होगा, 50 साल के बाद ही फिजिक्स कितना चेंज होगा। चीज़ें इवॉल्व होती रहती है, हमें उसके रिस्पेक्ट में पढ़ना होता है। एनीवेज, तो मिलिकन ने जो 1912 में लॉ बताया था, तो वो लॉ क्या था वो हमें एक्चुअल में नहीं देखना है जाके, डेमोन्स्ट्रेशन क्या था, दिस इज नॉट नीडेड इन दिस स्पेसिफिक सेक्शन। हम ये देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या था। सो इट वेरीफाइड ऑल लॉज इन ऑल डोमेन्स, लाइक चार्ज क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना। तो यहाँ पे भी मतलब क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को यूटिलाइज किया जा सकता है और ये लॉज जो है वो स्ट्रांगली होल्ड करते हैं वो स्पेसिफिक सिस्टम में, इसको प्रूव किया जा सकता है। सो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एग्जाम में कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 मार्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जितना मेरे बोर्ड पे लिखा है उतना आपके आंसर बुक में होना चाहिए। मैं ये फुकट में मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपके बुक में होना चाहिए। आप जो भी पेपर लिखोगे तो 100 में से अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए, इसके लिए इतना पूरा एफर्ट्स लिया जा रहा है। तो सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एंड थर्ड इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम में 1-2 मार्क के लिए बहुत बार पूछा गया है, अगर नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स 1-2 मार्क के लिए आते हैं। अभी देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हमारे पास चार्ज है और अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस आता है। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा जो है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये जो लिखा है मैंने पहले का डेफिनेशन में बताऊंगा, सिमिलर वर्ड्स है, सेकंड और थर्ड का आप इजीली लिख पाओगे। सबसे पहले देखो, मेरे पास अगर एक थीन लेंथ है उसके ऊपर हम लोग ने चार्ज दिया है, मान लो इसके ऊपर चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट क्यू इज द चार्ज एंड एल रिप्रेजेंट इट्स लेंथ, है ना। तो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ऑन द लेंथ ऑफ द थीन कंडक्टर। तो अगर ये स्पेसिफिक केस है तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो अगर इसका डेफिनेशन हमें लिखना है तो सबसे पहले देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ थीन कंडक्टर इन अ स्पेस, ठीक है, बिकॉज सराउंडिंग की कंडीशन भी आपको लेनी पड़ेगी और सराउंडिंग में आप क्या कंसिडर कर रहे हो, वैक्यूम और एयर कंसिडर कर रहे हो। Then charge per unit length of the conductor is called as a linear charge density. So mathematically इसको कैसे represent करें, lambda is charge distributed per unit length, so lambda is equals to q upon l. Q represents overall charge which is distributed on the length and l represent total length. डायमेंशंस क्या होगा, q क्या होता है, चार्ज होता है आपका, at से आप रिप्रेजेंट करते हो उसका डायमेंशन, लेंथ के लिए मीटर यूज करते हो आप, है ना, लेंथ है आपकी वो। सो मास तो कुछ है नहीं, m0, L ऊपर जाएगा -1 और Q के जगह पे आप रिप्रेजेंट करोगे AT, तो ये बन गया इसका डायमेंशन। लेकिन मान लो चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली नहीं हुआ है तो वो स्पेसिफिक केस में क्या करेंगे। सो इफ चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो वो स्पेसिफिक केस में आप क्या करोगे, ये जो वायर है इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करोगे। तो अगर आप छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर रहे हो तो ये जो छोटा सा पोर्शन है उसकी लेंथ क्या होगी, DL, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, DQ।
सो लैम्डा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन डी एल, है ना। तो एग्जाम में अगर 2 मार्क के लिए आता तो 4 पॉइंट्स हो गए मेरे पास, इजीली मुझे वो पूरे मार्क्स मिलेंगे और ये कॉन्सेप्ट भी मुझे समझा। दूसरा देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो इसे कंपैरिजन फॉर्म में पूछा या तीनों भी पूछे, एक या 2 मार्क के लिए आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। सो एनीवेज डेफिनेशन मुझे लिखनी पड़ेगी, तो लेकिन अगर मुझे पहली डेफिनेशन पता है तो दूसरी और तीसरी भी मुझे इजीली आएगी। कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, चार्ज व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ कंडक्टर, थिन कंडक्टर इन अ स्पेस, ठीक है, देन चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ की जगह पे आपको लिखना है एरिया, देन चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ कंडक्टर इन अ स्पेस, देन चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सपोज मैंने एरिया को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है ना, तो लेंथ इंटू लेंथ ये क्या होता है, आपका एरिया होता है। एरिया आप कोई भी ले सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही लेना है, सर्कल ले सकते हो, कुछ अलग भी ले सकते हो, उसका सरफेस एरिया आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो एरिया क्या दिया है वो आपको देखना है। सो सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, सो क्यू अपॉन ए, है ना। ए की जगह पे एल स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन अगर दूसरा कुछ है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो वो टाइम पे उसका आपको एरिया लेना पड़ेगा, समझ रहे। तो वहां पे जो आर की वैल्यू होगी वो आपको रिप्रेजेंट कर देगी। फॉर नाउ अगर हम लोग एल स्क्वायर लेते हैं, सो डायमेंशन इसका होगा m0, एल ऊपर जाएगा तो l-2 और q के जगह पे आप लिखोगे 80। अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो स्पेसिफिक केस में सिग्मा की वैल्यू होगी आपकी डी क्यू अपॉन डी ए। सपोज ये सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सही से नहीं हुआ है तो छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे, स्मॉल एरिया है तो क्या आएगा डी ए, और इसके ऊपर का चार्ज आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डी क्यू से। सो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे जो लिखना है वो आपको सेम लिखना है। तीसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या आएगा, अगेन सेम, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ कंडक्टर in a space, then charge per unit volume of a conductor is called as volume charge density, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो रो से। सो मैथमेटिकली रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वॉल्यूम अगर आप ऐसा कुछ लेते हो, क्यूब लेते हो, तो जो भी उसका वॉल्यूम आएगा वो आप रिप्रेजेंट करोगे। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ऐसा ही हो, वॉल्यूम कुछ भी आ सकता है ना। सो इसका डायमेंशन होगा, अगर हम लोग ऐसा वाला ऑब्जेक्ट लेते हो तो m0 l⁻³ a1 t1। लेकिन अगर चार्ज यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो जो ओवरऑल आपके पास क्यूब है उसका छोटा सा सेक्शन आप कंसिडर करो, उसका वॉल्यूम लो, और ये वॉल्यूम के हिसाब से आप डी क्यू और डी वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वो रिस्पेक्टिव पोर्शन के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को देखा।